हेलो गाइस, आज नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ड्रग इन पीडियाट्रिक्स। तो जो सबसे पहली ड्रग हम डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं वो सोडा बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले आपके टेबल में ड्रग रहेगी, ड्रग उठवाई जाती है, ठीक है। आपको उसमें नाम पढ़ के देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे इसमें लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देख लेना यहाँ पे 10 ml लिखा है, तो 10 ml का एम्पूल आता है, ठीक है। और ये 7.5, ध्यान दीजिए 7.5%, 7.5% 10 ml एम्पूल ये सोडा बाइकार्बोनेट है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि ड्रग का नाम सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है। 10 ml का एम्पूल आता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कितने ml का आता है, सारी चीज़ ये 3 कंपोजिशन में आता है, 1.5, 7.5, 8.5। ये वाला नहीं आ रहा है, करंटली नहीं आ रहा है। हम जब रेजिडेंसी कर रहे थे तो तीनों आ रहा था, ठीक है। अब इस समय नहीं दिख रहा है। जो मोस्ट कॉमनली यूज है ये वाला, मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, जो हमारे पास भी है 7.5% का, ठीक है। एक था 8.4%। होता क्या है, अगर 7.5% है तो 1 ml इक्वल टू 0.9 मिली इक्विवेलेंट, 1 ml 0.9 मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा अगर 7.5%। 8.4% वाली खास बात है, 1 ml इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट। यानी अगर किसी को 10 मिली इक्विवेलेंट देना है तो 10 ml दे दो, सीधा सीधा हिसाब रहेगा। इसमें थोड़ा सा अगर किसी को 10 मिली इक्विवेलेंट देना है तो ml में रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, बस यही। लेकिन मोस्ट कॉमनली यही अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ड्रग्स में पूछी क्या जाता है, उसका कितने एम्पूल में आता है, किस में आता है, और कितना कंसंट्रेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, यूज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कंट्राडिक्शन, यही सब सारे पूछे जाते हैं। तो वही सब चीज़ें आपको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है। तो सोडा बाइक आप क्या कहता है, पहला मैकेनिज्म एक्शन है इंक्रीज ब्लड पीएच। ये ब्लड के पीएच को बढ़ा देता है। ब्लड पीएच बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एल्कलाइनाइजेशन, एल्कोलोसिस, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज बैलून एक्सपेंशन, यानी बैलून एक्सपेंशन, ब्लड बालून को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक, जैसे कंसंट्रेशन मैंने कितना बताया, 7.5%। आइसोटोनिक क्या होता है, नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन क्या होता है, 0.9%, 0.9% होता है। एनएस क्या होता है, एनएस होता है 0.9%, ठीक है। अब देखो 0.9% के कंपेरिजन में कोई भी देख लो, जो मिनिमम ये वाला तो आता नहीं, 1.5 वो भी ज़्यादा है और ये दोनों तो ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, हाइपरटोनिक सलाइन होता है, हाइपरटोनिक, इसलिए ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। दूसरा मैकेनिज्म। तीसरा कहता है इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, अगर कोई ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ब्लड एक्सपेंशन कराएगा तो टिश्यू परफ्यूजन। तो 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं उसके। एक तो ब्लड पीएच को बढ़ा देगा, दूसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन कराता है हाइपोटोनिक नेचर के कारण, तीसरा टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाता है। इसमें सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चूज करना है तो ब्लड पीएच बढ़ाता है, ठीक है। अब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यूज, इसका क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास होते क्या, न्यूनेट होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। जैसा पीडियाट्रिक्स है तो न्यूनेट होंगे, चिल्ड्रन। तो न्यूनेट में क्या यूज है, न्यूनेट में पहला यूज है पेरीनेटल एस्फेक्सिया विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कोई पेरीनेटल एस्फेक्सिया का पेशेंट है, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, तो हम सोडा बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत रेगुलरली यूज नहीं करते हैं लेकिन कर सकते हैं, आरडीएस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी आप सोडा बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। तो न्यूनेट में दो जगह यूजेज हैं, एक पेरीनेटल एस्फेक्सिया है विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में यूज कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन में मैंने अर्चना नाम होता है, अर्चना को शॉर्ट फॉर्म में क्या अर्चा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अर्चा निमोनिक है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, डायरिया बार बार होता है, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में जब हम एबीजी कराते हैं, तो एबीजी में क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मान लो 10 से कम हो गया बाइकार्बोनेट, नॉर्मल वैल्यू
22 से 26 होती है, मैंने एबीजी में पढ़ाया था। 24 एवरेज लेते हैं। मान लो 10 के नीचे आ गया तो हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का करेक्शन करते हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो करेक्शन होता है वो तुम्हारा सोडा बाइकार्बोनेट। हाँ, एक चीज़ हम छोड़ दिए, इसको जब बनाते ना, इसके 2 रूट, एक चीज़ हम छोड़ बताना चाहें, रूट किस रूट से देंगे, तो इसको ओरल भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ओरल हम कम यूज करते हैं, हालांकि ओरल दे सकते हैं, आईवी भी यूज करते हैं, आईवी वाला ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज़ होता है डाइल्यूशन, इसके साथ डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में इसको डिस्टिल्ड वाटर या D5, ठीक है, D5। तो एक्चुअली आइडियली इससे करना चाहिए, आइडियली, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली करते D5 से हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। जब इससे डाइल्यूट करेंगे तो 6 टाइम, और इससे डाइल्यूट करेंगे तो 2 टाइम। 2 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो 5 ml सोडा बाई कार्बोनेट लिए तो 5 ही ml D5 ले लेंगे, तो दूना डाइल्यूशन हो गया ना, 1 गुना का 2 गुना हो गया, दूना डाइल्यूशन। कितना अमाउंट सोडा बाई कार्बोनेट लेंगे उतने ml D5 ले लेंगे। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर से कर रहे हैं तो 6 टाइम डाइल्यूशन करेंगे। कितने टाइम? 6 टाइम। अब इसका मतलब सोचो 6 टाइम का, मान लो 1 ml अगर सोडा बाई कार्बोनेट लेंगे, सोडा बाई कार्बोनेट लेंगे तो कितने 5 ml लेंगे ना डिस्टिल वाटर, 1 ml सोडा बाई कार्बोनेट लेंगे तो 5 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, तभी तो 6 टाइम होगा। बात समझ में? टोटल उसका 6 टाइम डाइल्यूशन। तो क्लियर हुआ डाइल्यूशन वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट। अब चिल्ड्रन में हम यूज बताते हैं। चिल्ड्रन में मैंने बताया था एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एबीजी में, जैसा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा जब आप एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले पेशेंट का एबीजी कराएंगे। ठीक है, दूसरा चीज है आरटीए। आरटीए बोले तो आर से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तीसरा सी से साइनोटिक स्पेल, साइनोटिक स्पेलिंग टॉप, जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के PhD के बच्चे होते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, उसमें साइनोटिक स्पेल होता है। साइनोटिक स्पेल में क्या होता है, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, तो इसमें हम सोडा बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, चौथा हाइपरकैलीमिया में यूज करते हैं इसका। अगर किसी को हाइपरकैलीमिया है, क्योंकि ये क्या कराता है, हाइपरकैलीमिया से डिक्रीज, पोटेशियम को डिक्रीज करके हाइपोकैलीमिया करा देता है, इसलिए हाइपरकैलीमिया में यूज करते हैं। हाइपोकैलीमिया कराता है, ध्यान देना। पांचवा, जैसे मैंने बताया ये एल्कली है, तो एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। अगर जैसे कभी यूटीआई हो गया, किसी को यूटीआई हो गया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो एसिड क्या करता है, एसिड और टिश्यू को जला देगा। तो क्या करें, अगर हम एल्कली करा देंगे यूरिन को एल्कली, तो उसका पेन जो होगा कम हो जाएगा। जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, एसिड इन्वायरमेंट थोड़ा रिलेटिव ज्यादा करें तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, उसका जलन कम हो जाएगा, स्पेशली जो टिश्यू जलन होगा। ठीक है, तो एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के लिए हम सोडा बाई कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके न्यूनेट और चिल्ड्रन में यूज हुए। ठीक है, अब यूज के बाद साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट देखो याद कैसे करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज करते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कराता है, ये तो कराता है, इसीलिए यूज करते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या हो जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपने ज्यादा यूज कर दिया, ज्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा दिया। हमने बताया था हाइपरकैलीमिया में यूज करते हैं, हाइपोकैलीमिया कराता है, आपने ज्यादा यूज कर दिया, हाइपोकैलीमिया करा दिया, पोटेशियम लेवल कम कर दिया। एक चीज होता है, ये क्या करता है, जो आयोनाइज कैल्शियम होते हैं, जो आयोनाइज कैल्शियम होते हैं उसको क्या होता है, जो टिश्यू प्रोटीन होते हैं उसकी बाइंडिंग से बढ़ा देता है। आयोनाइज कैल्शियम को टिश्यू जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उससे बढ़ा देगा। तो क्या होगा, आयोनाइज कैल्शियम यूटिलाइज कर लेगा टिश्यू प्रोटीन, तो क्या कर देगा, आयोनाइज कैल्शियम कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका टिटेनी करा देता है, टिटेनी करा देगा, टिटेनी। ठीक है, टोटल कैल्शियम नॉर्मल है, लेकिन जो फंक्शनल कार्बन तो आयोनाइज कैल्शियम होता है, वो उसका कम करा दिया तो टिटेनी करा देगा। चौथा, टिश्यू नेक्रोसिस करा देता है। मान लो कहीं आप दे रहे थे, जैसे इंट्रावेनस दे रहे थे आप, और यहाँ पे इसकी वेन रप्चर हो गई, इंट्रा काउंटर पर लीक कर गया इस टिश्यू में। अगर यहाँ पे
मान लो ऐसे वेन था, वेन से जा रहा था, यहाँ इंट्रा काउंटर हो गया, यहाँ पे लीक कर गया तो ये टिश्यू का क्या कर देगा, नेक्रोसिस करा देता है। कैल्शियम भी ये काम कराता है, इसलिए कैल्शियम देते तो इंट्रा खराब नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लीक किया टिश्यू में तो टिश्यू का नेक्रोसिस करा देगा। तो वही लिखा है टिश्यू नेक्रोसिस इफ एक्स्ट्रा वेजेटेड इनटू टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट हाइपरनेट्रीमिया, देखो सोडियम भरा हुआ है इसमें, कंपोजिशन में देखो अगर सोडियम ज़्यादा है तो क्या कर देगा, हाइपरनेट्रीमिया कराएगा, तो सोडियम की मात्रा बढ़ा देगा। और एक होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी करा देता है। क्या करा देगा, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज करा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स है वो हमारे पास है ORS। ये आपके बाइबा टेबल पे रखी रहेगा, आपसे उठवाया जाएगा और सब कुछ पूछा जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें ये लिखा रहेगा। तो पहले देखो ORS लिखा है WHO पर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, ORS। यहाँ पे कंपोजिशन इसका लिखा रहता है, ग्राम में एक कंपोजिशन होगा, एक कंसंट्रेशन होता है। ध्यान देना, एक कंपोजिशन अलग चीज़ है, कंसंट्रेशन अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें लिखा रहेगा। तो जो कंपोजिशन ये है मैंने लिखा है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 और सोडियम सिट्रेट 2.9 और डेक्सट्रोज या ग्लूकोज 13.5। टोटल यहाँ पे लिखा है 20.5 नेट वेट। उसके बाद ये कंपोजिशन लिखा है, सोडियम 75, पोटेशियम 20, ये सारी चीज़ लिखा है। लेकिन अगर आप इसको देख के बता रहे हो, इसका मतलब आप याद करके नहीं, वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको याद होना चाहिए, आपको बस उसको उठा के ये चीज़ ORS है। अब ORS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन कि आप इससे बताइए, ORS दे दिया जाएगा, आपसे बताइए इसका यूज बताइए, ये चीज़ पूछा जाए। एक आप शुरू अपने आप ये बताइए ORS के बारे में बताइए, तो आप मैकेनिज्म बताइए, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, कहाँ, सारी चीज़ अपने आप बताइए। नहीं तो पूछा जाएगा इसका यूज बताइए, इसका कंपोजिशन मतलब कंसंट्रेशन। तो ध्यान दीजिए, कंपोजिशन कंसंट्रेशन अलग चीज़ है। तो मैंने यहाँ लिखा WHO, क्योंकि WHO ने बनवाया है ये ORS को, WHO ORS बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन मैंने एक्चुअली इसको सीरियल आर्डर में बढ़ते क्रम में बताया है। ठीक है, KCl 1.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज 13.5 ग्राम, टोटल ऐड करके जोड़ लीजिए 20.5 ग्राम, वही इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया कंपोजिशन। जब आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना, ठीक है, कंपोजिशन। जब आपसे कंसंट्रेशन पूछा जाएगा, कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें भी मैंने इसलिए आर्डर में करा लिखा है, सिट्रेट 10, यहाँ पे यूनिट ध्यान दें, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। मिली इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का यूजली, ठीक है, जो हमारे यूज की है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का। तो सिट्रेट 10 है, पोटेशियम 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, क्लोराइड 65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, सोडियम 75 मिली इक्विवेलेंट और ग्लूकोज 75। ग्लूकोज और सोडियम बराबर है, क्योंकि ये देखा सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, एक चैनल होता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, तो दोनों एक ही चैनल से जाते हैं, तो अमाउंट भी सेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ रिड्यूस ऑस्मोलरिटी WHORS, जो इस समय यूज हो रहा है, रिड्यूस ऑस्मोलरिटी WHORS। ठीक है, ये पहले जो आया था, पहले स्टैंडर्ड WHORS था, स्टैंडर्ड WHORS था। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या था, ध्यान दो। सिट्रेट उसमें भी 10 ही था, पोटेशियम उसमें भी 10 था, जो क्लोराइड था उसमें 80 था, 65 की जगह 80 था, सोडियम जो था 90 था और ग्लूकोज 111 था। एक तो दोनों सेम नहीं है, जैसे उसमें 75, इसमें ज़्यादा है। अब होता क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा होने का ड्रॉबैक क्या है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा है तो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, नीचे जाएगा तो साथ अपने पानी लेके जाएगा। ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो अपने साथ बैक्टीरिया को ग्रोथ कराएगा, ठीक है, इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब स्टैंडर्ड WHORS था तो मैं रिड्यूस ऑस्मोलरिटी की, अच्छा हाँ, इसकी जब ऑस्मोलरिटी कैलकुलेट की है तो 245 आया। ध्यान देना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे ऑस्मोलरिटी क्या होती है, सारी चीज़ पूछी जाती है।
रिसोमाल एक होता है रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इन माल न्यूट्रिशन। रिसोमाल कैसे बनाते हैं, क्या कंपोजिशन होता है, हम सहम में बताए हैं, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसलिए रिसोमाल का यहाँ छोड़े हैं, सीधा ऑस्मोलरिटी। इवन रिसोमाल से भी ज़्यादा है इसकी स्टैंडर्ड 311 है। कैसे आया ये कैलकुलेट करके मैंने दिखाया, ठीक है। अब बात आई कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड ये था तो रिड्यूस ऑस्मोलरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। 311 से 245 क्यों पड़ा। अच्छा, इसके लिए पहले नॉर्मल प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी जान लो, 275 टू 295, ठीक है, 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये नॉर्मल प्लाज्मा की होती है, ठीक है। कहीं कहीं 285 टू 95 है, कहीं कहीं 280 बैरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेल्सन में ये दिया है, यही सबसे बैरी मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको कहीं कहीं इसे लिखा रहेगा 285 प्लस माइनस 10, मतलब तो वही हुआ ना, 85 से 10 कर दो 75, 10 बढ़ा दो, ठीक है। तो बहुत जगह लिखा रहेगा 285 प्लस माइनस 10। अब देखो, अब मैंने एक चीज़ बताया कि रिड्यूस ऑस्मोलरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। रिड्यूस ऑस्मोलरिटी ORS की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कम है, ठीक है, तो जिसके कारण ऑस्मोलरिटी भी कम है, जिसके कारण ये लेस वोमिटिंग कराती है। अब पता लगा ORS आप दे रहे थे, डायरिया हो रहा था, बच्चे ORS दे रहे थे डिहाइड्रेशन ट्रीट करने के, उसे वोमिटिंग होने लगी, जो पी रहा है वो बाहर निकल जाए, पता लगा डायरिया इंप्रूव होने, डायरिया में जो डिहाइड्रेशन है वो इंप्रूव होने के बजाय और वर्सन कर जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसकी पहली खास बात है कि लेस वोमिटिंग कराती है। दूसरी खास बात है लेस स्टूल आउटपुट। जैसे मान लो मैंने बताया ना, अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज जहाँ जाता है अपने साथ वाटर लेके जाता है, तो जितना ज़रूरत है उतना एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी जो बचेगा और नीचे जाएगा, तो पता लगा स्टूल आउटपुट बढ़ गया। ऐसे ही उसको डायरिया होता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन आपने दे दिया और बढ़ गया, तो इसलिए लेस स्टूल आउटपुट करता है रिड्यूस ORS, इसलिए रिड्यूस ORS की जरूरत पड़ी। तीसरी चीज़ है लेस यूज ऑफ IV फ्लूइड। अगर ORS से ही डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाएगा तो मैं IV फ्लूइड देने की जरूरत नहीं। अगर मान लो ORS से नहीं आप दे रहे हो, वोमिट कर दे रहा है, मान लो वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे काम है फिर IV फ्लूइड देना पड़ेगा, भाई डिहाइड्रेशन तो करेक्ट करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन से तो मोर्टलिटी तक हो जाती है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन तो एक डेंजर साइन है, उसको करेक्ट करना है। अगर वोमिटिंग हो रहा है, स्टूल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो फिर आपको किस पे, आपको बंद करके IV फ्लूइड पे जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, अगर वोमिटिंग कम कर देगा, स्टूल आउटपुट करेगा, तो आपको IV फ्लूइड का, तो क्या कर, तो मैंने ऐसा देखा गया कि इसको यूज करने के बाद जो IV फ्लूइड की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी वो बच्चों में कम हो गई, IV फ्लूइड का देना कम पड़ा, मैक्सिमम बच्चे ORS पे। तो 3 क्वालिटी हैं जिसके कारण तो पूछा जाएगा आपसे कि जब ऑलरेडी WHO स्टैंडर्ड वो था तो रिड्यूस की जरूरत पड़ी क्यों, तो आपको ये 3 रीजन बताना है। आपसे ये कंपोजिशन पूछा जाएगा, ये कंसंट्रेशन, जहाँ आप रिड्यूस को बताएं, रिड्यूस, इसे रिड्यूस क्यों बोलते हैं, तो आप बताएगा कि पहले जो स्टैंडर्ड वाला 311 था उसकी कंपेरिजन में इसकी ऑस्मोलरिटी 245 है, और प्लाज्मा की भी 275, तो प्लाज्मा के कंपेरिजन में भी कम है, तो इसलिए रिड्यूस टर्म दिया गया। रिड्यूस की जरूरत क्या पड़ी, कंपोजिशन ये है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है ORS। तो ORS का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें एक्चुअली जो होता है ग्लूकोज की खास बात है, जब जाता है तो अपने साथ पानी और सोडियम ले जाता है, ठीक है। जैसे आपने सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का नाम सुना होगा, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो सोडियम अपने साथ जब एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, तो उसके साथ सोडियम भी एब्जॉर्ब कराता है और वाटर का एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। ग्लूकोज अपने साथ सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन करेक्ट होगा, और चूंकि जितने भी डिहाइड्रेशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी करेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ग्लूकोज जो दे रहे हैं ORS में वो एब्जॉर्ब होगा, अपने साथ वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अब साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में 2 है, जैसे कि इसमें क्या है, सोडियम है, अगर ज़्यादा सोडियम, एक तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन के कारण भी इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा, वाटर लॉस हो रहा है, और पता लगा इसमें भी सोडियम, तो हाइपर नेट्रीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपर नेट्रीमिया होता है। और चूंकि डिहाइड्रेशन करेक्ट करें, आप ज़्यादा ORS कर दें, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड फेशियल पफनेस हो जाएगा, चेहरा सूज जाएगा। अब फिर हम क्या करें, डिहाइड्रेशन करेक्शन करें, अगर ओवर कर देंगे, ज़्यादा दे देंगे, तो डिहाइड्रेशन करेक्ट होकर क्या हो जाएगा,
ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो फेशियल पफनेस, ये दो साइड इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब आते हैं यूज क्या है ORS का यूज। ORS का प्रोफाइलैक्सिस इन डायरिया और डिहाइड्रेशन। एक्चुअली डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन होता है, तो डायरिया ने लिख के यहाँ डिहाइड्रेशन। आप अब डिहाइड्रेशन प्रोफाइलैक्सिस का मतलब, मान लो कोई बच्चा है जिसमें एक, जैसे डिहाइड्रेशन आप पढ़े हो, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन तो नहीं होता, लेकिन उसमें भी हम ORS से 10 ml पर kg से ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करते हैं ना, तो प्रोफाइलैक्सिस हो गया। अगर सम डिहाइड्रेशन में, सीवियर में देते, सीवियर में फ्लूइड देते, सम डिहाइड्रेशन में आप डिहाइड्रेशन में ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब ट्रीटमेंट हो गया। और नो डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन नहीं है फिर भी ट्रीटमेंट, तो प्रोफाइलैक्सिस हो गया। तो ही मैंने अलग अलग लिखा है, प्रोफाइलैक्सिस इन डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तीसरी चीज़ है बेस डेफिसिट। अगर किसी को बेस डेफिसिट है, ठीक है, तब भी हम यूज करते हैं ORS। बेस डेफिसिट अच्छा होता क्या है, जब ABG कराओगे, ABG देखना, तो ABG में एक नीचे एक रूल है, उसमें लिखा होता है बेस डेफिसिट, ठीक है। बेस डेफिसिट या आयनायन गैप की तरह समझ लो, ठीक है। मान लो पॉजिटिव, मतलब एसिड और बेस दो चीज़ होते हैं, दोनों में गैप कितना है। नॉर्मली 5 से 10 के आसपास होता है, 8 तक कंसीडर करते हैं। 5 से अगर कम, या 4 से 8 लेते हैं, 4 से कम हो गया तो डिक्रीज हो गया, और 8 से ज़्यादा हो गया तो इंक्रीज बेस डेफिसिट। तो ये है, बहुत ज़्यादा इसमें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लेवल की चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो तीसरा 3 यूज हो गए। अब एक चीज़ इसमें पूछा जाता है, क्या प्रिकॉशन क्या करोगे। अगर आपने ORS बनाते कैसे हैं, 1 लीटर वाला जो फ्रेश बॉटल लाएंगे, 1 लीटर का फ्रेश, कैप है, कैप उतारेंगे और 1 पैकेट पूरा डाल देंगे, ठीक है। 1 पैकेट पूरा डाल देंगे, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर साफ़ सुथरा पानी, अपना हाथ हैंड वॉश करेंगे अच्छे से, अपना क्लीन करके, यहाँ से काट के 1 लीटर डाल के अच्छे से डिजॉल्व करके अच्छे से, ठीक है। अब दो बात होती है कि मान लो गलती से, मान लो जैसे ये 1 लीटर पानी नहीं, कम पानी से मिला दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर वही स्टैंडर्ड WHO बन जाएगा, फिर वही नुकसान, वोमिटिंग ज़्यादा हो गई, स्टूल। अगर कम डाल दोगे, मान लो 2 लीटर में डाल दोगे, तो जो आपका रिक्वायरमेंट हो पूरे नहीं होगा, ठीक है, ना डिहाइड्रेशन करेक्ट होगा, ना इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी बहुत बताना कि 1 लीटर, जैसे मान लो अब कोई छोटा सा बच्चा है, मान लो 2 साल का बच्चा है, 1 साल का, तो पी नहीं पाएगा उतना ज़्यादा। तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि नहीं, इसको आधा लीटर बना दे, आधा। आप आधा जब वो नहीं कर पाओगे, 10.5 ग्राम नाप के तो करोगे नहीं, इसलिए बनाना आपको 1 लीटर पूरे में है, 1 लीटर पूरा बनाना है, बच जाएगा जो फेंक देना है। अब बात आई फेंक कब देना है, कब फेंक देना, 2 घंटे 3 घंटे, तो वही लिखा है यूज विदिन 24 आवर्स। मतलब आपको WHO 24 घंटे के अंदर यूज कर लेना है, जितना भी हो। भले आप 1 लीटर बनाए, 200 ml यूज पाए, 800 ml फेंक देना है। बनाना पूरा 1 लीटर में है, 800 ml फेंक देना है, चाहे जो भी करना है, 24 घंटे के बाद यूज नहीं करना है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद एक होता है राइस बेस ORS, कहाँ यूज करते हैं राइस। अगर कॉलरा का नाम सुने होंगे, कॉलरा, ठीक है। कॉलरा क्या है, कॉलरा में जो डायरिया होता है उसमें राइस बेस ORS यूज कर सकते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है राइस। उसी ORS में राइस पाउडर मिला देते हैं, राइस या सीरियल पाउडर मिला देंगे। ORS है ये मिलाए, प्लस राइस और सीरियल पाउडर मिला दिए, तो उसको बोलते हैं राइस बेस ORS। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आपसे कॉलरा डायरिया में। एक होता है सुपर ORS, जहाँ पे राइस बेस ORS में राइस या सीरियल मिला रहे थे, वहीं राइस बेस मतलब ORS में राइस बेस सीरियल न मिला के ग्लूकोज पॉलीमर मिला दीजिए, या प्रोबायोटिक मिला दीजिए। जैसे प्रोबायोटिक में आपका आता सैक्रोमाइसिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अगर ये सब मिला के बना दिए, ठीक है, तो वो हो जाता है सुपर ORS। तो डिफिनीशन पीछे राइस बेस ORS कहाँ यूज के कैसे बनता है। सुपर ORS क्या होता है, ये क्या कहता है, टू इंक्रीज इफिकेसी ऑफ ORS की इफिकेसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर ORS का यूज करते हैं। इसमें ग्लूकोज पॉलीमर R भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। कभी मान लो इसको करके देखे नहीं हो रहा, तो प्रोबायोटिक से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एकदम मान लो इसको भी मिला दिए, इसको तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मोर इफिकेसी हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये ORS खत्म।